हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर जियोमॉर्फोलॉजी के यूनिट 3 के ऊपर वीडियो लेक्चर देने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है ढाल विकास की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्लोप इवोल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ स्लोप इवोल्यूशन में आप लोगों को पढ़ना है डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, पैंक का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, वुड और किंग का संकल्पना। ये सारी संकल्पनाओं को हम अलग अलग लेक्चर में देखेंगे क्योंकि सभी को एक साथ पढ़ना संभव नहीं है। आज मैं आपको लेक्चर 1 डेविस का ढाल पतन की संकल्पना को समझाने जा रही हूँ। इससे पहले कि इस संकल्पना को हम पढ़ें, ढाल के विषय में कुछ हम जानकारी जान लेते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि ढाल क्या है, ढाल किसे कहते हैं, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है। तो ढाल के बारे में ये है कि जो हमारा पृथ्वी का सतह है, हमारा जो धरातल है, इससे जो लंबवत ऊंचाई होती है, उस लंबवत ऊंचाई के झुकाव को हम ढाल कहते हैं। अर्थात यदि इसे हम एक वाक्य में कहें तो क्षैतिज तल के सहारे जो लंबवत झुकाव होता है उसे हम ढाल कहते हैं। डायग्राम में अगर इसको मैं बनाऊं तो ये जैसे पृथ्वी की सतह है और ये क्षैतिज तल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्षैतिज तल के सहारे जो ये वर्टिकल हाइट बढ़ती है, लंबवत ऊंचाई होती है, इसका जो झुकाव होता है इसे हम ढाल कहते हैं। ये जो इसका लंबवत झुकाव है ये ढाल तीव्र भी हो सकता है, ये ढाल इस तरह से मंद भी हो सकता है, ये ढाल इस प्रकार से उत्तल ढाल भी हो सकता है, ये ढाल इस तरह से अवतल ढाल भी हो। तो ढाल के विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। तो ढाल का अर्थ ये हुआ कि जो क्षैतिज तल के सहारे जो लंबवत ऊंचाई का जो झुकाव होता है, कोण होता है, उसे हम ढाल कहते हैं। अब ढाल के कुछ प्रमुख अंग होते हैं जिसको कि तत्व भी कहते हैं। ढाल के प्रमुख अंग या तत्व एलिमेंट्स ऑफ स्लोप कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ढाल के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी भी पहाड़ी शिखर में या किसी भी स्थल रूप में इन ढालों का विकास होता है। तो इसके प्रमुख 4 तत्व होते हैं। पहला जैसे लिखा है शिखरीय उत्तलता, दूसरा जैसे लिखा है मुक्त पृष्ठता, शिखरीय उत्तलता, कन्वेक्सिटी। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे ये कोई पहाड़ी भाग है, ये पहाड़ का शिखर है, तो इस पहाड़ी भाग के शिखर, इसकी हाइट जो ऊंची चोटी होती है, शिखर जो होता है, इसमें अक्सर पहाड़ों में ये उत्तल ढाल बनता है, ये बना हुआ है, इसको कन्वेक्सिटी कहते हैं, शिखरी उत्तलता कहा गया है। तो उत्तल ढाल जो होता है इस तरह का स्लोप होता है, इस तरह से स्लोप बनता है। पहाड़ हम देखते हैं, पहाड़ ऐसे गोलाकार पहाड़ी होती है और इस गोलाकार पहाड़ी में जो ढाल बनता है, ये जो ढाल है ये उत्तल ढाल कहलाता है। ये इस तरफ भी उत्तल ढाल है इधर, तो यहाँ पर एक भाग जो ये उत्तल ढाल बना हुआ है, तो ये ढाल का एक अंग होता है। इसके बाद ढाल जो है दूसरा जो विकसित होता है वो मुक्त पृष्ठ कहलाता है, फ्री फेस, यहाँ पर लिखा है मुक्त पृष्ठ ढाल होता है। मुक्त पृष्ठ ढाल वो होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर उत्तल ढाल का निर्माण हुआ तो अक्सर जो कगार और स्कार्पमेंट होते हैं उसमें एकदम तीव्र ढाल होता है, स्टीप स्लोप होता है। तो इस तरह से जो तीव्र स्कार्पमेंट में इस तरह का जो ढाल होता है, ये तीव्र ढाल होता है, ये कहलाता है मुक्त पृष्ठ ढाल। अर्थात मुक्त पृष्ठ से इसलिए कहते हैं फ्री फेस सतह क्योंकि इस पर कोई भी अपर्दित मलबा ठहर नहीं पाता, वो नीचे चला आता है। तो कोई भी अपर्दित मलबा जो पदार्थ होता है, चूर्ण, चट्टानी चूर्ण, वो इसमें रुक नहीं पाता, सीधे नीचे चला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मुक्त पृष्ठ। ये जो भाग होता है ये अपर्दित मलबा से मुक्त रहता है, इसलिए इसको मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं। फ्री फेस अक्सर स्कार्पमेंट कगार में या वाटरफॉल के एरिया में आप देखेंगे जहाँ पे जल नीचे गिरता है, उसके दोनों किनारे जो होते हैं वो तीव्र खड़े ढाल वाले होते हैं, उसको हम मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं। फिर होता है तीसरा होता है सरल रेखीय ढाल। ये सरल रेखीय ढाल जिसको जी रेक्टिलाइनिटी कहते हैं। सरल रेखीय ढाल जो होता है वो मंद ढाल होता है। इस तरह से जो मैंने बनाया है ये सरल रेखीय ढाल है। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ से यहाँ ये सरल रेखीय ढाल। सरल रेखीय ढाल अक्सर मैदानी भागों में बनता है जहाँ पर कि ढाल मंद होता है, धीरे धीरे ढाल जो है वो कमी आती रहती है, सरल रेखीय ढाल। फिर चौथा ढाल बनता है, ढाल का जो चौथा अंग होता है वो है अवतल ढाल, इसको बोलते हैं अवतलता।
कॉन्केविटी यहाँ पर ये बना है, ये जो शेप बना हुआ है ये अवतल ढाल है। ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये अवतल ढाल यहाँ पर इस तरह से बना, तो ये अवतलता कहलाता है। तो ये जो 4 तत्व है, शिखरी उत्तलता, मुक्त पृष्ठ, सरल रेखात्मक और अवतलता, ये आपकी बुक में भी ये डायग्राम्स बने हुए हैं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तल ढाल का निर्माण होता है, कगार में मुक्त पृष्ठ होती हैं, मैदानों में सरल रेखी होते हैं, और अवतल ढाल का निर्माण जो है अक्सर घाटियों में हम देखने वाले, जो बड़ी बड़ी घाटी या बेसिन होती हैं वो अवतल ढाल वाली होती हैं। तो अवतल ढाल जो होती है वो एक तरह से घाटियाँ होती हैं, और उत्तल ढाल जो होती है वो एक तरह से पहाड़ी शिखर होते हैं, और इस तरह से ये ढाल के प्रमुख अंग माने जाते हैं। इसके बाद जो है ढाल का यहाँ पर लिखा है ढाल का मात्रात्मक रूप। तो ढाल के बारे में कहा गया है कि ढाल जो है वो स्थल रूप का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ढाल के द्वारा ही हम किसी भी स्थल रूप के इस आकृति, उसके आकार, उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में ढाल जो है, ढाल का अध्ययन, ढाल की व्याख्या एक अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि किसी भी स्थल रूप के निर्माण में, विकास में जो है ढाल एक प्रमुख तत्व माना जाता है। ढाल के आधार पर ही उस स्थल रूप की भू आकृतिक विशेषताओं को हम समझ सकते हैं, उसके स्वभाव को जान सकते हैं, उसकी प्रकृति को जान सकते हैं कि किस प्रकार से वो स्थल रूप का निर्माण और विकास हुआ है। ढाल के प्रदर्शन के लिए परिच्छेदिकाएं बनानी होती है। आप सभी जानते हैं कि परिच्छेदिकाओं के द्वारा ही हम ढाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ढाल एक जो है स्थल रूपों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, इसलिए ढाल का अध्ययन किया जाता है। और ढाल को मात्रात्मक रूप में भी इसका विश्लेषण किया गया है। ढाल के मात्रात्मक रूप में विश्लेषण इस प्रकार से कि जो सामान्य ढाल होते हैं वो मंद ढाल होते हैं, वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक यदि रहता है तो उसको हम सामान्य ढाल बोलते हैं, जेंटल स्लोप कहते हैं। मंद से तीव्र ढाल जो होता है वो 3 डिग्री से 15 डिग्री तक है। यदि 15 डिग्री तक का ढाल है धरातल पर तो वो मंद से तीव्र ढाल वाला स्थल रूप होता है। यदि ढलवा ढाल जो होता है, ढलवा ढाल से तीव्र ढाल जो होता है 15 डिग्री से 20 डिग्री होता है, और अत्यधिक तीव्र ढाल जो होते हैं वो 30 डिग्री से 90 डिग्री तक पाए जाते हैं। ये इसका क्वांटिटिव है। मात्रात्मक रूप में ढाल की व्याख्या हम इस रूप से करते हैं। इसीलिए आजकल देखा गया कि भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में ढाल का मात्रात्मक स्वरूप को जानने के लिए ढाल विश्लेषण किया जाता है, और ढाल विश्लेषण को भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में बहुत सारी विधियाँ बताई हैं, जिसमें अपन प्रैक्टिकल में भी करते हैं। C.K. वेंटवर्थ की ढाल विश्लेषण विधि है, स्ट्रॉलर की ढाल विश्लेषण विधि है, G. स्मिथ की ढाल विश्लेषण विधि है, रॉबिन्सन की है। बहुत सारे विद्वानों ने ढाल विश्लेषण की विधियाँ बताई। तो इस तरह से देखते हैं तो ढाल एक बहुत ही आवश्यक अंग होता है स्थल रूपों के स्वभाव, प्रकृति, नेचर को समझने के लिए। अब हम आते हैं मुख्य इसमें अपने कंसेप्ट में कि ढाल विकास की संकल्पना हमको पढ़नी है, जिसमें आपके कोर्स में है डेविस का ढाल पतन संकल्पना। डेविस का ढाल पतन संकल्पना कंसेप्ट ऑफ स्लोप डिक्लाइन कहलाता है। तो डेविस का ढाल पतन की संकल्पना ये है कि डेविस महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से ढाल पतन संकल्पना को समझाया है, जिसमें वो कहते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में उत्तल ढाल का विकास होता है और धीरे धीरे ढाल का पतन होते जाता है और नाश होते जाता है, और बाद में वही उत्तल ढाल वाला क्षेत्र एकदम विपरीत अवतल ढाल में बदल जाता है। इसको उन्होंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो डेविस का जो ढाल पतन सिद्धांत है, डेविस ने अपने ढाल पतन सिद्धांत में चक्रीय व्यवस्था को माना है। चक्रीय व्यवस्था का अर्थ ये है कि जो डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना में 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? युवावस्था, यंग स्टेज, प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज, और वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। ये 3 अवस्थाओं में वो अपर्दन चक्र को बताते हैं। उन्हीं अवस्थाओं को लेते हुए डेविस ने ढाल पतन सिद्धांत को भी बताया है। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जो ये युवावस्था में किस तरह से ढाल निर्मित होता है, प्रौढ़ा में कैसे होता है, और ये तीसरा ये जीर्णावस्था।
तो अब डेविस ने अपने सिद्धांत में ये ढाल पतन सिद्धांत में ये बताया, चक्रीय व्यवस्था में ये बताया कि इन्होंने बताया कि जब सबसे पहले युवावस्था में जो होती है नदी निम्नवर्ती अपर्दन करती है, निम्नवर्ती अपर्दन करके यहाँ पर वो अपक्षय से यहाँ पर त्रिव ढाल का विकास होता है। ये सबसे पहले तो उन्होंने एक पहाड़ी शिखर लिया है, जैसे ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ी शिखर पर नदी निम्नवर्ती अपर्दन करती है जिससे कि ये त्रिव ढाल का विकास होता है। त्रिव ढाल का विकास होता है। साथ ही इस अवस्था में, जो युवा अवस्था में, डेविस ने बताया कि ढाल का निवर्तन तो होता है, ढाल का निवर्तन तो होता है, निवर्तन मतलब झुकाव, झुकाव तो होता है, लेकिन ढाल का पतन बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रथम अवस्था युवावस्था में डेविस ने इस संकल्पना में बताया कि युवावस्था में नदी के निम्नवर्ती अपर्दन के कारण पहाड़ी शिखर पर त्रिव ढाल का विकास होता है, ढाल का पतन नहीं होता। फिर दूसरा उन्होंने बताया प्रौढ़ावस्था, जो मैच्योर स्टेज है। मैच्योर स्टेज में ये बताया कि नदी निम्नवर्ती अपर्दन के बजाय अब पार्श्ववर्ती अपर्दन करती है। पार्श्ववर्ती अपर्दन का अर्थ होता है कि किनारों को काटना। निम्नवर्ती अपर्दन का होता है घाटी का निर्माण करना, घाटी को गहरा करना, और पार्श्ववर्ती अपर्दन में नदी पहाड़ों के किनारों को काटती है। तो पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण जो है नदी पहाड़ी क्षेत्र के किनारे कटते हैं, जिसके कारण जो है ढाल में कमी आती है। जल विभाजकों का भी वो शीर्ष अपर्दन करती है, जिससे जल विभाजक का विनाश होता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो त्रिव ढाल है, इस ढाल में कमी आती है और धीरे धीरे ढाल का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो पार्श्ववर्ती अपर्दन के बाद हम देखेंगे कि ये जो त्रिव ढाल है, ये ढाल में कमी आ गई और यहाँ पर एक निष्कोण वक्र की ढाल का स्थापना हो जाता है। निष्कोण वक्र वाली एक ढाल का स्थापना या ढाल का विकास यहाँ पर हो जाए, ये हम देखेंगे। तो ये एक निष्कोण वक्र वाली ये ढाल यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर त्रिव ढाल है, लेकिन यहाँ पर निष्कोण वक्र वाली एक ढाल का विकास हो जाता है और यहाँ पे ढाल प्रवणित हो जाती है, मतलब ढाल जो स्लोप है वो ग्रेडेड हो जाती है, ढाल प्रवणित हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये इतना ढलवा ढाल निर्मित हो जाता है, ढाल का ऐसा ढलवा सतह निर्मित हो जाता है जीर्णावस्था में कि यहाँ पर अपर्दित पदार्थ का जो मलबा है वो आसानी से यहाँ से परिवहन हो सकता है। ये बात डेविस ने यहाँ पर बताई। अर्थात प्रथम अवस्था में त्रिव ढाल का निर्माण होता है, ढाल का पतन नहीं होता। द्वितीय अवस्था में ढाल का पतन प्रारंभ हो जाता है और ढलवा नुमा स्लोप विकसित हो जाता है, जिसमें अपर्दित पदार्थ का मलबा आसानी से वहां से क्या हो सके, परिवहन हो सके। फिर तीसरी अवस्था में, और ये ढाल यहाँ पर प्रवणित होना प्रारंभ हो जाती। तीसरी अवस्था जीर्णावस्था, ओल्ड स्टेज लिखा है। ओल्ड स्टेज में डेविस ये बताते हैं कि इस समय इतना ज़्यादा ढाल का पतन हो जाता है कि कहीं पर भी ढाल जो है वो 5 डिग्री से अधिक नहीं रहता, मतलब सपाट समतल मंद ढाल यहाँ पर विकसित हो जाता है और जो ये वाला भाग रहता है ये अवतल ढाल में बदल जाता है। तो इतना ज़्यादा ढाल का पतन हो जाता है कि ढाल जो है वो अवतल रूप में बदल जाता है और मंद ढाल और एक समतल प्राय मैदान विकसित हो जाती। तो डेविस ने इस तरह से 3 अवस्था में ढाल का पतन किस प्रकार से होता है इसको समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपनी संकल्पना में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी बताई हैं। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने, उनकी मान्यता ये थी कि जो है वो जो प्रदेश था वो ऐसा एक आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश को लेते हैं। डेविस ये मानते हैं कि अगर उन्होंने ढाल पतन की संकल्पना के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जो आर्द्र जलवायु वाला था। आर्द्र जलवायु मतलब जहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी। और फिर दूसरा उन्होंने माना कि ऐसे गोलाकार उत्तलता वाली पहाड़ी ली, मतलब ऐसे पहाड़ी ली जिसका कि ऊपरी भाग गोलाकार उत्तलता लिए हुए हो। ये इस तरह की आकृति को हम गोलाकार उत्तलता कहते हैं। इस गोलाकार उत्तलता वाली पहाड़ी उन्होंने ली, जिसमें उन्होंने कहा कि एक शिखरीय उत्तलता का निर्माण होता है। तो ये जो गोलाकार वाली पहाड़ी को उन्होंने आर्द्र जलवायु प्रदेश में लिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक शिखरीय उत्तलता का निर्माण होता है। शिखरीय उत्तलता का निर्माण मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ये पहाड़ी शिखर जो है, यहाँ पर जो है मृदा सर्पण के कारण
यानी अपक्षय की क्रिया भी होती है, अपक्षय के वेदरिंग भी होता है, वेदरिंग के साथ साथ मृदा सर्पण के कारण यहाँ पर जो है तीव्र ढाल वाला शिखरीय उत्तल ढाल का निर्माण होता है। फिर उन्होंने बताया कि मृदा जो सर्पण होता है उसका कारण डेविस यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर जो चट्टानी चूर्ण अपक्षय के कारण चट्टानी चूर्ण प्राप्त होते हैं, और दूसरा यहाँ पर इस शिखरी उत्तलता के ऊपरी भाग में मिट्टियों का गुरुत्व के कारण नीचे की ओर वो सरकते हैं। तो गुरुत्व के कारण उन मिट्टियों में उनके आयतन में प्रसार भी होता है और संकुचन भी होता है, जिसके कारण वो ऊपर से नीचे की ओर सरकते हैं। तो मृदा सर्पण के कारण यहाँ पर ये उत्तल ढाल का निर्माण होता है और इस तरह से एक शिखरी उत्तलता बनती है। फिर उन्होंने कहा कि इस ढाल के ऊपरी भाग में भी वृष्टिगुलन की क्रिया होती है। तो ये जो स्लोप होता है, अब हम यहाँ पर डायग्राम में यदि मैं इसको बताऊं तो ये है शिखरी उत्तलता। डेविस ने जो अपने बताया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसके दोनों ओर ये शिखरी उत्तलता वाले स्लोप का निर्माण होता है, जिसमें मृदा सर्पण की क्रिया भी हो रही है और वृष्टिगुलन रेन वाश भी हो रहा है और सॉइल स्लाइड भी हो रहा है, मिट्टी का सर्पण भी हो रहा है और वृष्टिगुलन क्रिया भी हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे फिर क्या होता है कि यहाँ पर तीव्र ढाल रहता है। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि अपनी संकल्पना में उन्होंने दो प्रमुख बातें और बताई हैं। प्रवणित अपशिष्ट चादर, इसको ग्रेडेड वेस्ट सीट कहते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया प्रवणित घाटी पार्श्व, ग्रेडेड वैली स्लाइड कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं कि डेविस के अनुसार जो ये यहाँ पर जो ये उत्तल ढाल का विकास होता है, इस उत्तल ढाल वाले क्षेत्र में जो चट्टानी चूर्ण रहती है, चट्टान का जो चूर्ण रहता है, वो चट्टान चूर्ण किससे मिला रहता है? अपक्षय से प्राप्त होता है। वेदरिंग से जो यहाँ पर चट्टानी चूर्ण प्राप्त रहते हैं, उसका आवरण जो रहता है वो प्रवणित अपशिष्ट चादर होता है। तो प्रवणित अपशिष्ट चादर किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये शिखरी उत्तल भाग में जो चट्टानी चूर्ण रहता है, इसमें इसका जो परिवहन सामर्थ्य है और इसके परिवहन बल के कारक के बीच में जो सामर्थ्य होता है, इन दोनों के बीच में जब संतुलन स्थापित होता है तो उस स्थिति को प्रवणित अपशिष्ट चादर कहते हैं। प्रवणित अपशिष्ट चादर वो होता है कि ये ऐसा एरिया है, ऐसे एरिया की कल्पना की है डेविस ने कि आर्द्र जलवायु वाला भाग है, शिखरी उत्तल वाला पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अपक्षय से प्राप्त चट्टानी चूर्ण मिल रहा है, अपर्दित मलबा मिल रहा है, साथ में मृदा सर्पण की क्रिया हो रही है, साथ में वृष्टिगुलन की भी क्रिया हो रही है। तो मृदा सर्पण हो रही, वृष्टिगुलन क्रिया हो रही है, तो इतनी सारी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस इतने सारे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा स्थिति आता है कि ये जो शिखरी उत्तलता भाग में है, इसमें एक विस्तृत क्षेत्र में मृदा सर्पण, वृष्टिगुलन, चट्टानी चूर्ण का एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है और वो धीरे धीरे ढाल के अनुरूप नीचे की ओर स्थानांतरित होने लगता है। वो एक विस्तृत क्षेत्र से धीरे धीरे ढाल के अनुरूप गुरुत्व बल से नीचे उतरने लगता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई, जैसे हमने चादर, यहाँ चादर शब्द की संज्ञा दी गई है, तो चादर जैसे एक सपाट चौड़ा कपड़ा होता है, उसी तरह से वो क्षेत्र मृदा सर्पण से, अपक्षय से प्राप्त मलबे से और वृष्टिगुलन से वहां पर की जो पदार्थ है, मिट्टी है, चट्टानी चूर्ण है, वो चादर की तरह नीचे की ओर प्रवाहित होती है। एक लंबे चादर की भांति वो क्षेत्र विकसित हो जाता है और वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इसको कहा उन्होंने प्रवणित अपशिष्ट चादर, जो घाटी के पार्श्व किनारे से नीचे की ओर प्रवाहित। तो यहाँ पर जो ये शिखरी उत्तलता है, धीरे धीरे इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज है, ये यहाँ पे लिखा है यूथ स्टेज, यहाँ से यहाँ तक का यूथ स्टेज है। तो देखिए यहाँ पर शिखरी उत्तल ढाल है, धीरे धीरे ढाल के निवर्तन हो रहा है, लेकिन इसका पतन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये उत्तल ढाल के रूप में विकसित है। फिर जब ये मैच्योर स्टेज आता है, तो मैच्योर स्टेज में ये 3 है कि यहाँ पर जल्दी से ढाल का पतन होता है, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रौढ़ावस्था में ये पहाड़ी क्षेत्र का तेजी से ढाल का पतन होता है और इसके पार्श्ववर्ती अपर्दन प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ निम्नवर्ती अपर्दन है, यहाँ पे पार्श्ववर्ती अपर्दन प्रारंभ हो जाते हैं। तो घाटी चौड़ी होने लगती है, ढाल में कमी होने लगती है, ढाल का कोण कम होने लगता है, ढाल का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है दोनों साइड से, और यहाँ पे जो घाटी
सक्रिय थी यहाँ पर चौड़ी होने लगती है। तो जिस तरह से यहाँ पे सक्रिय दिखा है, यहाँ पे उत्तल ढाल दिख रहा है, ये धीरे धीरे ढाल का पतन होना प्रारंभ होता है और मैच्योर स्टेट तक ढाल इस तरह से इतना पतन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, फिर ये धीरे धीरे ढाल का पतन होकर इस स्टेज में आ जाता है। यानी यहाँ पर जो व्याख्या की गई थी कि प्रौढ़ावस्था में जल विभाजक का नाश हो जाता है और ढाल का पतन प्रारंभ हो जाता है और एक निष्कोण वक्र वाली ढलुआ ढाल की सीमा का विकास हो जाता है। तो ये ढलुआ ढाल जो है मैच्योर स्टेज में बन जाते हैं। इसमें अपर्दित मलबा का जो प्रवाह है वो आसानी से आगे स्थानांतरित होने लगता है। इसके बाद तीसरे स्टेज में जो उन्होंने बताया था कि इस समय ढाल का पूर्ण पतन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो अवतल ढाल वाला है, ये समस्त भाग धीरे धीरे अब उत्तल ढाल में बदल जाता है। ये ओल्ड स्टेज है, तीसरा ओल्ड स्टेज है। इस स्टेज में आते आते तक ये जो उत्तल ढाल है ये अवतल ढाल में बदल जाता है, इसका विनाश होता है और ये जो शेप है ये अवतल ढाल में बदल जाता है। तो प्रारंभ में जो ढाल उत्तल ढाल होता है, कन्वेक्स स्लोप होता है, वो बाद में कनकेव स्लोप में बदल जाता है। तो डेविस ने यही बताया कि प्रारंभ में जो शिखरीय उत्तल ढाल होता है पहाड़ी का, वो धीरे धीरे पतन होते 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 नाश होते होते अंत में वो विपरीत अवतल ढाल में और समप्राय मैदान में बदल जाता है। इसको बदलने के लिए इतने सारे उन्होंने कंडीशन होने बताए। फिर उन्होंने प्रवणित ढाल परिच्छेदिका को भी एक्सप्लेन किया है कि प्रवणित ढाल परिच्छेदिका कैसे बनती है। तो प्रवणित ढाल परिच्छेदिका को भी उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ढाल का पतन होना प्रारंभ होता है सेकेंड स्टेज से, तो प्रवणित ढाल परिच्छेदिका में उन्होंने कहा है कि प्रथम अवस्था में तो तीव्र ढाल रहता है। तो यहाँ पर तीव्र ढाल वाले के पास जो अपर्दित मलबा है उनके आकार तो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ढाल का पतन कम होता है, नहीं होता, और पक्षे से प्राप्त मलबा यहाँ पर जो है निर्माण हो चुका रहता है। फिर दूसरे स्टेज में उन्होंने बताया कि जब आगे सेकेंड स्टेज आता है तो प्रवणित ढाल परिच्छेदिका जो है, ढाल का पतन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ढलुआ सीमा में अपर्दित पदार्थ का स्थानांतरण शीघ्रता से होने लगता है और तीसरे स्टेज तक तो वो अपर्दित जो चूर्ण है, चट्टानी चूर्ण है, वो जो है एकदम स्मूथ हो जाता है और वो इस भाग तक जो है वो उसकी सीमा निर्धारित हो जाती है कि वो चूर्ण आवरण उसको ढककर समतल प्राय मैदान में बदल देता है। तो प्रवणित ढाल परिच्छेदिका इस प्रकार से निर्मित। तो टोटालाल डेविस का जो संकल्पना है ढाल पतन, वो ये बताता है कि आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में एक पहाड़ी शिखर होता है जिसका ऊपरी भाग उत्तल ढाल वाला रहता है, कन्वेक्सिटी स्लोप होती है, और इस कन्वेक्सिटी स्लोप में मृदा सर्पण से, अपक्षय से प्राप्त मलबा से, वृष्टि गुलय से और अपशिष्ट चादर के द्वारा धीरे धीरे मलबा का प्रवाह होता है। और फिर उन्होंने बताया है कि हर भाग मलबा का जो स्थानांतरण होता है वो हर बिंदु पर जो है प्रत्येक पर बराबर होता है। जितनी मलबा की आपूर्ति होती है उतना उसका स्थानांतरण होते जाता है। यानी इस तरह से ढाल का पतन होता है कि ऊपर से प्राप्त मलबा आ रहा है और प्रत्येक बिंदु पर उसकी आपूर्ति उतनी होती जाती है जितना कि उसका स्थानांतरण होता जाए, अर्थात आपूर्ति और स्थानांतरण में सामंजस्य रहता है। ये मुख्य बात डेविस ने कही है। जबकि इसको उन्होंने क्लिफ के बारे में बताया कि जैसे ये क्लिफ है, क्लिफ में यदि मलबा का स्थानांतरण हो, चट्टानी चूर्ण हो, यदि ये प्रवणित अपशिष्ट चट्टानी चूर्ण हो, तो क्लिफ में वो जो है अपने स्थान से वो अपर्दित पदार्थ जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका स्थानांतरण प्रारंभ में तो तीव्र होता है लेकिन आगे जाकर उसमें परिवहन की सामर्थ्य नहीं रहती। और तब क्या होता है कि जो उस चक्र के अंतिम अवस्था में क्या होता है कि जो प्रवणित अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जो है वो चक्र के अंतिम अवस्था में जाकर वो आवरण उसको ढक देते हैं और उसका पहाड़ी शीर्ष जो है वो समाप्त हो जाता है और वो पूरा क्षेत्र समतल हो जाता है, पर उसमें मलबा की आपूर्ति और उसके स्थानांतरण में सामंजस्य नहीं हो पाता। पर डेविस ने अपने ढाल पतन में बताया कि क्रमशः ढाल का पतन होता है। प्रारंभ में शीर्ष तीव्र ढाल रहता है, फिर धीरे धीरे किनारों के ढाल कटते जाते हैं और ढाल का पतन होते जाता है और अंत में वह
इस प्रकार से समतल मैदान में बदल जाता है और उसका ढाल अवतल रूप में रहता है। यानी ये जो प्रारंभ में इस तरह का ढाल रहता है वो आखिरी में इस तरह के ढाल में बदल जाता है। ये जो पहाड़ी शिखरी उत्तरी ढाल है ये धीरे धीरे कटते 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 ये अवतल रूप में बदल जाती है। इसे ही हम ढाल डेविस के ढाल विकास की संकल्पना कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने डेविस का ढाल विकास की संकल्पना बताई। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको पैंक की ढाल प्रतिस्थापन संकल्पना बताऊंगी। थैंक यू।